नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े, आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना का स्थापना दिवस आज। आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद को मिले हैं कई खिताब। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान हुआ जारी। 2030 के लक्ष्यों से आगे चल रहा है भारत। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में हुआ विस्तार। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऐप हुआ लॉन्च। माइक्रो क्रेडिट योजना है स्वनिधि, जमानत के बिना मुहैया कराती है लोन। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने थे। तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अश्मक वर्तमान तेलंगाना का हिस्सा था। गौतम बुद्ध के शुरुआती 5 शिष्यों में से एक कोंडाना थे, जो कि तेलंगाना में पाया जाने वाला पारंपरिक नाम है। तेलंगाना अपनी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद को वर्ल्ड ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद को UNFAO और ऑर्वर डे फाउंडेशन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के पुरस्कार से नवाजा गया था। हैदराबाद स्थित जीनोम वैली भारत की लाइफ साइंसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहला ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर है। तेलंगाना वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में 1/3 की हिस्सेदारी भी रखता है। CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 5 साल के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जारी किया है। इसमें भारत की वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी जरूरतों, प्रोजेक्ट ग्रोथ, पावर सोर्सेज और चुनौतियों का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि भारत ने साल 2030 तक आधी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नवीकरणीय संसाधनों से पूरा करने का दावा किया है। हालांकि हालिया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के मुताबिक ये लक्ष्य 2026-27 तक हासिल किया जा सकता है। इंस्टॉल कैपेसिटी और पावर जनरेशन में फर्क होता है। मसलन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता अलग अलग वक्त में अलग अलग होती है। सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन में ही किया जा सकता है, वहीं पवन ऊर्जा जलवायु पर निर्भर करती है। इस लिहाज से 2026-27 तक भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की हिस्सेदारी 35.04% होगी। आपको बता दें कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का गठन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के जरिए हुआ था। ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करती है। आइए अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6ठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लॉन्च किया गया है और इसे पीएम स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर लाया गया है। इसका मकसद स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। पीएम स्वनिधि योजना एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। इसे केंद्र सरकार द्वारा 2020 में स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद महामारी के चलते आर्थिक तनाव से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता मुहैया कराना था। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है, जबकि इसके नोडल एजेंसी के तौर पर सिडबी को नामित किया गया है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन हासिल किया जा सकता है, मगर सबसे पहले 10,000 रुपए का ही लोन मिलता है। इसे चुकाने के बाद दूसरी बार 20,000 रुपए तक इसे बढ़ाया जा सकता है, फिर तीसरी बार में इसे 50,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत यानी कोलेट्रल जमा करने की जरूरत नहीं होती है।
इस योजना की खासियत यह है कि अगर कोई लाभार्थी लोन को समय से चुका देता है तो उसे सरकार ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है। ये सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पहले इस योजना को मार्च 2022 तक चलाया जाना था, मगर बाद में इसे दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया और वर्तमान में इस योजना के तहत पूरे भारत में 36 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स माइक्रो क्रेडिट की सुविधा हासिल कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के दो प्रमुख मुद्दे कॉमन ट्रेड करेंसी और ब्रिक्स का एक्सपेंशन थे। रूस ने पिछले साल बीजिंग की बैठक में कॉमन ट्रेड करेंसी का विचार दिया था। इस कॉमन ट्रेड करेंसी को यूरोपियन यूनियन के यूरो की तर्ज पर डेवलप करना है। हालांकि सभी सदस्य अभी इस पर सहमत नहीं हुए हैं। इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। जबकि दूसरा मुद्दा ब्रिक्स का विस्तार का है। इसके लिए कई देश कतार में खड़े हुए हैं। मौजूदा बैठक में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया है। इनकी मौजूदगी संगठन में शामिल होने की उनकी संभावना को बताती है। इनके अलावा कई दूसरे देश भी औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से संगठन में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं और इन देशों में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख है। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का प्रयोग वर्ष 2001 में एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे और 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम ब्रिक्स पड़ा था। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल है। तो आइए अब बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में जीनोम वैली स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मैसूर। दूसरा प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर सेवी को नामित किया गया है। लोन के लिए एक न्यूनतम राशि जमानत के तौर पर मुहैया करानी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। KFOR पर हुए हमले के चलते खबरों में रहा कोसोवो किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है विकल्प सी यानी यूरोप। दूसरा प्रश्न था SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत के पास है। इस साल के SCO के सालाना सम्मेलन की थीम टुवर्ड अ सिक्योर SCO रखी गई है। भारत SCO का संस्थापक सदस्य है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही है। भारत SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।